हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज हाउस। दोस्तों, आज मैं द विच मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी के शुरुआत में हमें पास्ट की कुछ फोटोग्राफ दिखाई जाती हैं, जहाँ हमें बच्चों पर हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में दिखाया जाता है। प्रेजेंट में हम डॉक्टर वेक को देखते हैं, जो कि एक लैब के अंदर आई हुई होती है, जहाँ लगता है कि कोई हादसा हुआ होता है। वहीं एक डेड बॉडी हिल रही होती है, जिसे वो अपने साथियों से शूट करने के लिए कहती है। फिर हमें पता चलता है कि 2 बच्चे उस लैब से भाग गए होते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए चोई नाम का बंदा उनके पीछे गया होता है। जहाँ चोई एक लड़के को पकड़ लेता है जिसका नाम माइकल होता है, बट वो लड़की बचकर भाग गई होती है जिसका नाम याजून होता है। अगली सुबह हम याजून को खून में लथपथ और बेहोशी की हालत में देखते हैं। जहाँ मिस्टर कू की नज़र जब याजून पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराते हैं। और फिर डॉक्टर बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चोट आई है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये लड़की अपनी पुरानी यादें भूल चुकी है, जो कि शायद कभी वापस ना आ पाए। फिर हमें 10 साल बाद याजून को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, और वो मिस्टर एंड मिसेज कू को अपनी फैमिली मानकर उनके साथ रह रही होती है। फिर हम याजून को देखते हैं, जो फादर को बोलती है कि अब वो काम कर लेगी और वो जाकर आराम कर लें। लेकिन फादर उसे काम नहीं करने देते हैं और उसे अपनी माँ के पास जाने के लिए बोल देते हैं। याजून अपनी माँ के पास चली जाती है, जिन्हें डिमेंशिया की बीमारी होती है। दरअसल डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोग भूलना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने रिलेटिव को भी याद नहीं रख पाते हैं। रात में खाने के समय जायून के फादर बोल रहे होते हैं कि वो अपने कुछ पशुओं को बेच देंगे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सारे पशुओं को खाना खिला सकें। इससे हमें ये पता चलता है कि जायून एक गरीब फैमिली में रहती है। फिर जायून नहाने जाती है तो हम देखते हैं कि उसके शोल्डर पर कुछ सिंबल बने हुए हैं, जहाँ कुछ समय बाद उसके सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। अगली सुबह हम जायून को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जो कि एक इंस्पेक्टर की बेटी होती है। उसकी दोस्त उसे सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताने लगती है, जिसे जीतने पर उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो जायून भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है, जहां अच्छा गाने के साथ साथ वो एक मैजिक ट्रिक दिखाती है, जिससे जज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तभी कुछ दिन बाद जायून नेक्स्ट राउंड के लिए अपनी दोस्त के साथ सियोल जा रही होती है कि तभी सामने वाली सीट पर एक लड़का दिखता है, जिसका नाम माइकल होता है, और वो जायून को विच के नाम से बुलाता है और बोलता है कि वो उसे जानता है। जायून को कुछ याद न होने के कारण उसे जानने से मना कर देती है। जब वो लड़का वहाँ से जाने लगता है तो कंपार्टमेंट के बाहर एक आदमी उससे टकरा जाता है, तो वो गुस्से में उस आदमी की गर्दन तोड़ देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर हम याजून को देखते हैं, जो कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड के लिए पहुंच गई होती है और वो सिंगिंग कर रही होती है। तभी हम बैक और चोई को देखते हैं, यानी कि उस मिस्टीरियस लैब के हेड्स को देखते हैं। वो दोनों घर बैठे याजून की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं और वो याजून को पहचान जाते हैं। तभी चोई डॉक्टर बैक को कहता है कि तुमने तो बोला था कि वो मर चुकी होगी, लेकिन वो तो जिंदा है। जायून कंपटीशन के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती है और वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी प्रोड्यूसर उसे रोक लेता है और नेक्स्ट राउंड में मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए कहता है, जिससे कि उसके शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। उसके बाद जायून जब वॉशरूम जाती है तो अचानक उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और नाक से खून बहने लगता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर बोल रहा होता है कि उसकी बीमारी बढ़ चुकी है, उसके पास अब बस 2 से 3 महीना ही बचा है। उससे पहले उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। लेकिन जायून यहाँ रहती है, वो उसके असली पेरेंट नहीं होते हैं। याजून और उसकी फ्रेंड टैक्सी का वेट कर रही होती हैं कि तभी 2 ब्लैक कार वहाँ कर रुकती हैं और एक बंदा उतरकर याजून से बात करता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए फोर्स कर रहा होता है। लेकिन वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाती हैं। वो दोनों ट्रेन से उतरकर टाउन जाने के लिए बस का वेट कर रही होती हैं कि तभी वहाँ अचानक एक गाड़ी रुक जाती है, जिसमें माइकल बैठा होता है, जो याजून को उसके पेरेंट को मारने की धमकी देकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। कुछ टाइम बाद याजून भी टैक्सी लेकर घर की तरफ निकल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो पुलिस की खाली गाड़ी देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत घर के अंदर भागती है, जहाँ वो सबको सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। फिर हम माइकल को देखते हैं, जो अपने कुछ साथियों के साथ एक साइंटिस्ट के घर गया होता है, जहां वो उसकी फैमिली को मारकर उसके पूरे घर को आग लगा देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि माइकल के पास भी साइकिक शक्तियाँ हैं। फिर हम जायून को पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी माँ अपने पति से जायून के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर गई है, जबकि जायून उसके सामने बैठी होती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जायून की माँ का डिमेंशिया बढ़ चुका है। अगले सीन में जायून सो रही होती है कि तभी अचानक उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे वो जग जाती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बैक के बंदे सब लोगों को बंदी बना लेते हैं, जहाँ एक बंदा जायून की फ्रेंड को मारने वाला होता है कि तभी जायून सबको पलवर में मार देती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जायून के पास भी साइकिक पावर है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है, जो जायून के पेरेंट को बंदी बना लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ दूंगा,
जायुन उसके साथ चली जाती है। फिर हम जायुन को लैब में एक चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं, जहां डॉक्टर बेक उसे कहती है कि पता है कि उस दिन के बाद मैंने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था, बट तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जायुन को पास्ट का कुछ याद नहीं होता है, तो जायुन डॉक्टर बेक से कहती है कि तुम लोग कौन हो और मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तो डॉक्टर बेक कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है, लेकिन मैं सारी मेमोरी वापस ला दूंगी। तभी गार्ड जायुन की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जायुन की मेमोरी वापस आने लगती है और हम उसकी मेमोरी में देख पाते हैं कि पास्ट में कैसे लोग बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्हें सुपर ह्यूमन बनाते थे। जहां जायुन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस लैब से भाग गई होती है और तभी डॉक्टर बेक बताती है कि मैंने ही अपने डीएनए से तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तभी जायुन के सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और नाक से खून बहने लगता है। तभी डॉक्टर बेक कहती है कि उसे पता है कि तुमने इस बीमारी के लिए बहुत सारी रिसर्च की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही ठीक हो सकती है। और फिर डॉक्टर बेक जायुन को एक ब्लू सीरम लगवा देती है, जिसके बाद जायुन को अच्छा लगने लगता है। और फिर बेक बताती है कि अब तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन इसकी तुम्हें हर महीने जरूरत पड़ेगी। वहीं जायुन सीरम लगते ही हंसने लगती है और कहती है मुझे पता था कि मेरी बीमारी का इलाज तुम्हारे पास ही है। जहां हमें पता चलता है कि उन लोगों ने जायुन को नहीं बल्कि जायुन ने उन लोगों को ढूंढा होता है। फिर जायुन अपनी शक्तियों से अपने आप को आजाद करा लेती है और गार्ड को मारकर रूम से बाहर आ जाती है और डॉक्टर बेक के ऊपर गन तानकर उसे बताती है कि जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाली हूँ तो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए एक प्लान बनाया जिसमें तुम फंस गई। तभी डॉक्टर बेक हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली। तो जायुन कहती है क्या करूँ, तुमने मुझे बनाया ही ऐसा है। और तभी जायुन डॉक्टर बेक के पैर में गोली मार देती है और बेक से सीरम के फॉर्मूले के बारे में पूछने लगती है। फिर हम चोई को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ वहां आ गया होता है। तभी वहां चोई और माइकल के लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां माइकल के लोग चोई के लोगों को मार देते हैं और माइकल के भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हम याजून को देखते हैं जो बेक को ले जा रही होती है कि तभी माइकल उसे मारता है, लेकिन याजून पर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि याजून माइकल से काफी तेज और ताकतवर होती है। याजून माइकल को मारने वाली होती है कि तभी चोई याजून को गोली मार देता है और बोलता है कि तुम दोनों को तो मैं मारूंगा। और तभी बेक चोई को बोलती है कि वो उन दोनों के सिर पर गोली मार के उन्हें खत्म कर दे, लेकिन चोई डॉक्टर बेक को ही गोली मार देता है। तभी याजून उठ जाती है और चोई की गर्दन तोड़कर उसे भी मार देती है। फिर याजून माइकल से दवा के बारे में पूछती है, तो माइकल उसे बताता है कि अगर तुम बच गई तो मैं तुम्हें दवा के बारे में जरूर बताऊंगा। और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ याजून माइकल को मार देती है और सीरम लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो घर के आसपास पुलिस को देखती है, जहाँ से वो निकलकर अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाती है, जो कि एक हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ वो अपने फादर को सीरम का बॉक्स दे देती है और बोलती है कि इससे माँ ठीक हो जाएगी। तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हारा क्या होगा। तो जायुन कहती है उसके लिए 2 ही काफी हैं और जायुन वहाँ से निकल जाती है। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जायुन डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर के पास होती है, जहाँ वो जायुन को सीरम दे देती है, लेकिन जायुन उसे परमानेंट सीरम बनाने के लिए बोलती है। तभी हम एक और लड़की को देखते हैं जिसके चेहरे पर बहुत सारे निशान होते हैं और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।